हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। हमने लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ एलआरसी का चैप्टर 12 तक का हमने देखा था। आज हम लास्ट क्लास कर रहे हैं, इसमें हमारा सीजीएलआरसी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक का पूरा देखेंगे और इसके साथ ही हमारी जो लोकल सीरीज़ की थी, लोकल लॉज की सीरीज़ थी, वो पूरी एंड हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब नेक्सस एकेडमी ऐप बिल्कुल अपने अपने फ़ोन में या जिसमें भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें बाई अप्रैल मिड हम लोग 3 टेस्ट सीरीज़ देंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होगी। ठीक है। बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल पे देंगे और उसको आप लोग को बिल्कुल सॉल्व करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल वो टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा। ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर दिस एग्ज़ाम एक हम जुडिशरी का भी कोर्स लॉन्च करेंगे। तो आप लोग को कोई भी क्वेरीज हो, जो भी ज्वाइन करना चाहता हो, वो टेलीग्राम का जो चैनल है, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो चले आज हम चालू करते हैं चैप्टर 13, गवर्नमेंट लेसीज एंड सर्विस लैंड। ठीक है। गवर्नमेंट लेसीज क्या होता है? 181 में बताया। गवर्नमेंट लेसीज वो होते हैं जो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से लैंड को होल्ड करते हैं। ठीक है। और उनको या फिर वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से या कलेक्टर से। हाउ एवर सच पर्सन डज नॉट क्वालिफाई एज भूमि स्वामी। वो भूमि स्वामी नहीं होते हैं लेकिन। ओके। अब इसकी कैटेगरीज क्या होती है? तो इसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज दी हुई है। 3 कैटेगरीज है मेन, जो कि मध्य भारत रीजन में ऑर्डिनरी टेनेंट को बोला जाता था। ठीक है। विंध्य प्रदेश में स्पेशल टेनेंट और गैर हकदार टेनेंट, ये उनका नाम होता था। ठीक है। गवर्नमेंट लेसीज का। फिर उसके बाद सिरोंज एरिया में गैर खातेदार टेनेंट बोला जाता था। ये सारे के एक्ट है। ठीक है। ये एक्ट में इनको ये कहा जाता था। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट और पब्लिक पर्पस के लिए अगर कोई लैंड्स रखते हैं, जिसमें क्या है, ग्रूव्स, टैंक्स और अदर लैंड रिक्वायर्ड हो गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट और पब्लिक पर्पस। ठीक है। ये भी इसको माना जाएगा गवर्नमेंट लेसी है। क्लियर है यहाँ तक? देन इसके बाद आता है 182 में राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट लेसीज। क्या क्या राइट्स हैं गवर्नमेंट लेसीज के? कि वो लैंड को कैसे होल्ड करके रखेगा, एज अ जैसा कंडीशन दिया हुआ है ग्रांट में, जो भी कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है। उस बेसिस पे वो लीज को होल्ड करके रखेगा, उसके कोई भी कंडीशन को वॉयलेट नहीं किया जाएगा। ओके। देन उसके बाद इसमें प्रोटेक्शन क्या मिली हुई है? ये लीज जो है प्रोटेक्टेड रहेगा अंडर दिस एक्ट। क्लियर? ओके। देन उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड्स फॉर इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसीज। गवर्नमेंट लेसीज को कब कब निकाला जा सकता है? सबसे पहला बोला है कि उसने अगर रेंट नहीं दी है। ठीक है। रेंट नहीं दी है तो, और किसके ऑर्डर पे निकलेंगे? रेवेन्यू ऑफिसर। ओके। रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऑर्डर पे निकलेंगे, निकाला जाएगा। मतलब किस किस कंडीशन में? सबसे पहला, आपने रेंट नहीं दिया है, या फिर जिस अथॉरिटी के लिए आपको यूज़ किया गया था, मतलब जिस काम के लिए आपको यूज़ दिया गया था, जैसे आपको एग्रीकल्चर लैंड के लिए वो लीज पे दिया गया था, आप वहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हो, कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है। लीज जो है अगर एक्सपायरी हो जाएगी, जितना टाइम है वो एक्सपायर हो जाएगा, और कोई भी अगर उसमें कंडीशन स्पेसिफिक दिए हुए हैं, उसका अगर आप वायलेशन करते हो, तो आपका इजेक्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट लेसीज को निकाला जा सकता है। ठीक है। इजेक्टमेंट से पहले लेसी को क्या, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना डिफेंस भी प्रेजेंट कर सके। क्लियर है? देन इसके बाद आता है हमारा अच्छा, इसमें एक और था कि गवर्नमेंट जो है लेसी, वो फ्री होल्ड राइट करता है। ठीक है। 2023 के अमेंडमेंट से आया था ये चीज़। इसमें थर्ड सब क्लॉज था, गवर्नमेंट लेसीज जो होंगे आपके, वो क्या करते हैं? एक्वायर फ्री होल्ड राइट्स इन गवर्नमेंट लैंड allocated in non-agriculture पर्पस। ठीक है। अंडर द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। गवर्नमेंट लेसी जो है फ्री होल्ड राइट भी रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई अगर लैंड एलोकेटेड है वहां पे रखेंगे। क्लियर? देन आता है हमारा 183 सर्विस लैंड। सर्विस लैंड क्या होता है? कोई भी पर्सन जो है,
जो कि विलेज सर्वेंट जो होता है उसको एक लैंड दिया जाता है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है अपनी सर्विस देगा विलेज में, उसको एक लैंड दिया जाता है, वो कहलाता है सर्विस लैंड, ठीक है। ये लैंड जो है इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। मतलब अगर वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं तो विलेज सर्वेंट जो है वो लैंड को लूज कर देते हैं, ठीक है। इट इज ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, क्लियर है। इट इज ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपना विलेज को अगर सर्विस दे रहा है और उसके बाद तो उसे एक लैंड दिया जाता है, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन होगा इसको क्या क्या नहीं किया जा सकता, ना सोल्ड किया जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है, ना मॉर्गेज किया जा सकता है, ना सबलीज किया जा सकता है। सबलीज सिर्फ 1 साल के लिए अलाउड है, क्लियर। एंड उसके बाद इसमें अपॉन डेथ, रेजिग्नेशन, डिसमिसल, लैंड किसके पास चला जाएगा, सक्सेसर ऑफ ऑफिस के पास चला जाएगा, ठीक है। उसकी फैमिली में नहीं जाएगा, सक्सेसर ऑफ ऑफिस में चला जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है हमारा इसके लीगल अटैचमेंट से इसको छुटकारा है, ये इसको एग्जेम्पशन है, क्या कि इसको ना अटैच किया जाएगा ना सोल्ड किया जाएगा फॉर डेट रिकवरी, और रिसीवर जो है इसके लिए अपॉइंट भी नहीं होंगे, क्लियर है। ये सर्विस लैंड कहता है हमारा। देन उसके बाद था हमारा एक चैप्टर 14 जो है हमारा 2022 के अमेंडमेंट से, ठीक है, जो कि था 4 मई 2022 के अमेंडमेंट से चैप्टर 14 को पूरी तरीके से ऑमिट कर दिया गया, क्लियर है। क्योंकि उसका एज सच कोई ज़रूरत था नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऑक्यूपेंसी टेनेंट हमारे यहाँ नहीं होते हैं, ठीक है, मॉरिसी कृषक। अब आता है हमारा चैप्टर 15, एलुवियन और डेलुवियन। एलुवियन मतलब क्या होता है, जब कोई किसी भी नदी होती है, ठीक है, नदी हुई है, नदी के बाजू में आपकी कोई ज़मीन है ना, नदी के बाजू में आपकी कोई ज़मीन है, जब नदी थोड़ी सूखने लगती है, गर्मी का टाइम आता है तो सूखने लगती है, तो नदी की जो धार होती है वो पतली हो जाती है। जब पतली हो जाती है तो जो एरिया बचता है वो जिससे अटैच्ड है, नदी के बाजू में जिसका भी प्लॉट है वो उसका एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये वो एरिया उसको मिल जाता है, वो एरिया में उस टाइम वो यूज़ कर सकता है, तो वो कहलाता है एलुवियन। और वैसे ही जब नदी बढ़ जाती है, बारिश का मौसम हुआ, नदी फैल गई, ठीक है, नदी पूरी बढ़ गई, तो वो जो एरिया है वो कम हो जाता है, तो उसे बोला जाता है डायलुवियन, ठीक है। तो एलुवियन मतलब क्या बोला है, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन, एंड डायलुवियन बोला है ग्रेजुअल लॉस ऑफ लैंड ड्यू टू इरोजन बाय रिवर, क्लियर। अब इसमें क्या बोला है, अगर कोई लैंड जो है एलुवियन से हुआ है, ठीक है, एलुवियन से अगर बड़ा है तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जो एलुवियन से जितना बड़ा है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। हाउएवर भूमि स्वामी जो होगा, अगर उससे अटैच्ड उसका लैंड है, ठीक है, तो उसके पास वो राइट होगा कि उसको वो यूज कर ले, है ना, विदाउट पेइंग लैंड रेवेन्यू, किस समय, करंट टर्म ऑफ सेटलमेंट के समय, करंट टर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू सर्वे के समय, ठीक है, उसको वो यूज कर सकता है। ये एग्जेम्पशन जो है तभी अप्लाई होगा जब कोई न्यूली एडेड एरिया, जो कि कितना नहीं होना चाहिए, 1 एकड़ से ज़्यादा, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तभी वो यूज कर पाएगा बिना लैंड रेवेन्यू दिए। अब अगर कोई लैंड जो है 1 एकड़ से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, तो एसडीओ जो है उसका उसको असेस कर सकेगा फॉर पब्लिक यूटिलिटी, उसका देखेगा और उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, एसडीओ को सबसे पहले ये लैंड को किसको ऑफर करना है, जो उसका बाजू में जिसका भी लैंड होगा उसको ऑफर करना है, एट अ प्रीमियम अप टू 20 टाइम्स ऑफ फेयर असेसमेंट, ठीक है, 20 टाइम्स ऑफ फेयर असेसमेंट। अगर भूमि स्वामी मना कर देता है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको अपने हिसाब से डिस्पोज कर लेगी, उसको भी जैसे भी करना है, ठीक। वैसे ही अगर इम्पैक्ट ऑफ डायलुवियन, अगर भूमि स्वामी का लैंड जो है 1 एकड़ से ज़्यादा कम हो जाता है तो लैंड रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, ठीक है। इससे ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि टैक्सेशन में फेयरनेस बनी रहे, क्लियर है, ठीक है। देन आता है हमारा 204। 204 बोलता है कि पावर टू मेक असेसमेंट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट, तो एसडीओ के पास पावर है।
एसडीओ के पास पावर है कि वो असेस कर सके, बढ़ोतरी और घटना दोनों को असेस कर सके, और ये पावर जो है सब्जेक्ट टू द रूल प्रिस्क्राइब्ड अंडर कोड रहेगी। और अगर मल्टीपल भूमि स्वामी उस पर अपना राइट कर लेते हैं, जैसे ये एक ज़मीन थी, ठीक, और ये एक ज़मीन थी, बीच में बह रही थी नदी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है ये बढ़ गया सब, ये जैसे कमी आ गई तो ये ज़मीन बच गई और ये भी ज़मीन बच गई, और इस पे यहाँ पे एक और लोग हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारा भी इसमें हक होगा। मल्टीपल भूमि स्वामी क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेगा, कौन डिसाइड करेगा, एसडीओ डिसाइड करेगा, ठीक है। एसडीओ के पास पावर होगा डिसाइड करने का। क्लियर है यहाँ तक का। हमारे चैप्टर 13 और 15 ये बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये कंसोलिडेशन मतलब आप क्या समझते हैं? कंसोलिडेशन मतलब ये होता है, चकबंदी इसे हिंदी में कहा जाता है, जब मेरे 2-4 प्लॉट है, सपोज जैसे आप ये समझिए, मेरा एक प्लॉट यहाँ पे है, खेत है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और मेरे बाजू में किसी और का यहाँ पे है, और कहीं और है, कहीं और है, ठीक है, और उसके बाजू में भी यहाँ पे है, ऐसा कुछ है। तो अब क्या होता है, ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, ये मेरा प्लॉट है, ये मैं डॉट कर दे रही हूँ, ये सारे मेरे प्लॉट्स हैं, ठीक है, और ये जो है सामने वाले का प्लॉट है ना। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं बोलती हूँ, इसको बोलती हूँ कि भाई ये वाला जो प्लॉट है ना, ये और ये सेम प्लॉट है, एक काम करो, आप ये वाला ले लो, आप ये वाला खेत ले लो, और मेरे को ये वाला खेत दे दो, ताकि मेरा क्या बन जाएगा, मेरा एक चक खेत मेरे को मिल जाएगा, इकट्ठा मेरे को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे थी, ये 2 एकड़ थी, ठीक है, और ये 3 एकड़ थी, और ये भी थी 3 एकड़, है ना। मैंने इससे क्या डील करी कि आप 3 एकड़ है, 3 एकड़ का ही आप यहाँ पे भी ले लो और मेरे को ये वाला दे दो, ताकि मेरा क्या बन जाएगा, 5 एकड़ का एक चक खेत बन जाएगा, तो मेरे को सब कुछ करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसे बोला जाता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है, चकबंदी बोला जाता है, खातों की चकबंदी। क्लियर। ये हमारा दिया है 205 से। 205 में सबसे पहले बताया कि डेफिनेशन क्या होता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, विलेज में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लैंड को, ताकि कंटिन्यूस प्लॉट जो है कल्टीवेशन के लिए मिल सके भूमि स्वामी को। क्लियर। इसमें ऑफिसर क्या होंगे, कंसल्टेशन ऑफिसर, मिनिमम रैंक ऑफ तहसीलदार इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होंगे। क्लियर। देन आता है इसकी प्रोसीडिंग चालू कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई दो या दो से ज्यादा, दो तो जरूरी है ना, एक्सचेंज किसके साथ करोगे, तो आपको कम से कम 2 भूमि स्वामी का होना अनिवार्य है, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा भूमि स्वामी एक विलेज में, ठीक है, होल्डिंग रखते हैं, और नॉट लेस देन मिनिमम एरिया ऑफ लैंड प्रिस्क्राइब, ठीक है, मतलब एक प्रिस्क्राइब्ड लैंड होगा, मिनिमम एरिया उतना होना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी खातों की चकबंदी कराएं, तो वो अप्लाई किसको करेंगे, कंसोलिडेशन ऑफिसर को। एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हम अपने खातों की चकबंदी कराना चाहते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें ये भी बोला है कि कलेक्टर जो है सुओ मोटो भी डायरेक्ट कर सकता है कंसोलिडेशन ऑफिसर को कि एग्जामिन किया जाए कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। कलेक्टर कैसे कर सकता है, सुओ मोटो भी कर सकता है ना। अब इसके बाद 2/3 ऑफ भूमि स्वामी जो है, एक विलेज है 100 लोग का है, उसमें 2/3 लोग भी अगर रेडी हो जाते हैं, ठीक है, कि हमें चकबंदी करानी है, तो ये माना जाएगा कि सारे विलेज के सारे भूमि स्वामी की तरफ से ही लेटर आया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे ही कंसोलिडेशन स्कीम बनाई जाएगी, ठीक है, एक स्कीम बनाई जाएगी कि किसको किसको कहाँ पे एक्सचेंज करवाना है, किसको कहाँ रखना है, ये चीज़ करी जाएंगी। और जब ये स्कीम जो है कंफर्म हो जाती है, तो ये सारे लैंड होल्डर्स, उस विलेज के जितने भी लैंड होल्डर्स होंगे, उनके ऊपर ये लागू हो जाएगी। क्लियर है, उनके ऊपर ये लागू हो जाएगी, है ना। उसके बाद बोला है कि अगर इफ वैलिड रीजन एग्जिस्ट, तो कंसल्टेशन ऑफिसर क्या कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि कलेक्टर को कि मत करो,
इसका चकबंदी मत कराइए, है ना। अगर कोई उसको एप्लीकेशन मिली है तो वो किसी भी प्रोसीजर के बीच में, मतलब किसी भी प्रोसीडिंग के स्टेज पे वो क्या बोल सकते हैं, कंसल्टेशन ऑफिसर जो है सबमिट कर सकता है कलेक्टर को, कि क्या कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि आप इसकी कंसल्टेशन ना कराइए, और कलेक्टर उस रिकमेंडेशन में काम करते हुए उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसके हिसाब से पास भी कर सकता है ऑर्डर, ठीक है, या फिर फर्दर इंक्वायरी का भी सजेशन वो दे सकता है। फिर उसके बाद एक 208 बोला कि कंसल्टेशन ऑफिसर अगर अप्रूव कर देता है, एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर देता है, तो वो क्या करेगा, वो जो भी इसके अंदर प्रोसीजर है कंसल्टेशन का उसमें आगे बढ़ेगा, है ना। फिर उसके बाद 209 में बोला है कि एक स्कीम बनाई जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ कंसल्टेशन ऑफ स्कीम, ठीक है। तो भूमि स्वामी जो है एक सारे म्यूचुअली अग्री के साथ में एक तो स्कीम वो दे भी सकते हैं, मतलब अपना ही अपना आपस में बना लिए और उसको वो दे देंगे, किसको, कंसल्टेशन ऑफिसर को। फिर कंसल्टेशन ऑफिसर उसको एग्जामिन करेगा और उसको देखेगा कि इसमें कुछ ज़रूरत है क्या मॉडिफिकेशन की, अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसको करेगा, नहीं तो उसको वैसे ही लागू कर देगा, ठीक है, वो उसको कर देंगे। और अगर कोई स्कीम नहीं देते हैं, अपने तरफ से नहीं देते हैं, तो कंसल्टेशन ऑफिसर एक स्कीम बनाएगा, ठीक है। कंसल्टेशन ऑफिसर एक स्कीम बनाएगा। स्कीम में ज़रूरी क्या है, देखना क्या है, एसेंशियल क्या है, तो कोई भी भूमि स्वामी है जो उसको लोअर मार्केट वैल्यू या प्रोडक्टिव वैल्यू से कम नहीं मिलना चाहिए, ये देखेगा, मतलब जस्टिस होना चाहिए। आप एक्सचेंज कर रहे हो तो 10 रुपए के बदले आप 5 रुपए ले लो, ऐसा नहीं चलेगा, 10 रुपए के बदले आप 10 रुपए तक का ही लोगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर कम दे रहे हैं तो आप बदले में उसको कंपनसेशन दोगे। ये दो चीज़ों को एकदम ध्यान में रख के स्कीम बनाया जाएगा, ठीक है। और ये स्कीम को किसको दिया जाएगा, कलेक्टर को दिया जाएगा, क्लियर। ये स्कीम को किसको दिया जाएगा, कलेक्टर को दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा 210 में, कलेक्टर कलेक्टर या तो उसको विद और विदाउट मॉडिफिकेशन कंफर्म कर देगा या फिर मना कर देगा कंफर्म करने से, क्लियर है। और जो डिसीजन जो होगा ये फाइनल होगा सब्जेक्ट टू द रिविजन बाय सेटलमेंट कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो कि हो गया हमारा कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये जो है रिवीजन कर सकते हैं बट ये डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा, ओके। कंफर्म हो गया। क्वेश्चन आता है कि स्कीम को कंफर्म कौन करता है, कलेक्टर करता है, ठीक। अब कंफर्म होने के बाद क्या होगा, 211 में बोला कि कंफर्म होने के बाद कंसल्टेशन ऑफिसर आएंगे जगह पे और क्या करेंगे, सीमांकन करेंगे, सीमांकन डिमार्केट करेंगे बाउंड्रीज को, ठीक है। और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्या रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसमें आपका फील्ड मैप होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होंगे एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये चैप्टर 9 और 17 में वैलिड माने जाएंगे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसमें वैलिड माने जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। देन इसके बाद आता है भूमि स्वामी का इस पे क्या राइट होगा, तो लैंड होल्डर्स मस्ट टेक पोजीशंस ऑफ न्यू होल्डिंग्स फ्रॉम द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर से वो पोजेशन लेंगे। अगर सारे लैंड होल्डर्स अग्री कर जाते हैं तो पोजेशन क्या हो जाएगा, पहले भी लिया जा सकता है, ठीक है, ये बोला गया हमारा 212 में। फिर उसके बाद 213 में क्या बोला गया, राइट ऑफ भूमि स्वामी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एक्सचेंज और अदर मीन्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, ठीक है। इवन स्टेट गवर्नमेंट लैंड में बी ट्रांसफर्ड इफ रिक्वायर्ड। भूमि स्वामी का क्या होगा, अधिकार सारे ट्रांसफर किए जाएंगे। क्या अधिकार होते हैं, एक परचेसर के जो अधिकार होते हैं या एक भूमि स्वामी के जो भी अधिकार होते हैं वो इस लैंड से उस लैंड में भी वही बने रहेंगे, ठीक है, ये बोला गया है। फिर उसके बाद बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है कि कितना मिनिमम एरिया होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कंपनसेशन, मार्केट वैल्यू, ये सब के लिए वो बना सकती है, ठीक, ठीक है। इसमें कुछ सेक्शंस मिसिंग है जो मैं जब ये नोट्स नया डालूंगी आप लोग को ऐप में मिलेगा तो मैं उसमें डाल दूंगी, ठीक है, उसमें अपडेट कर दूंगी। बट वो सेक्शंस मैं आप लोग को यहाँ पे अभी बता देती हूँ ताकि आप लोग को और इस पे दिक्कत ना हो, क्लियर। तो 214 है सबसे पहले, 214 214 बोला कि ट्रांसफ़र करने के लिए इफेक्ट सॉरी कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इंस्ट्रूमेंट इज
नो इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी टू इफेक्ट ट्रांसफर, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है कंसोलिडेशन के ट्रांसफर में, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। देन आता है हमारा 215। 215 क्या बोला है, ये जो स्कीम को कॉस्ट होगा, स्कीम का जो भी खर्चा होगा, भूमि स्वामी जिसकी होल्डिंग्स इसमें अफेक्ट होगी, ठीक है, वो देगा, ठीक है, भूमि स्वामी कॉस्ट विल बी गिव विल बी बाय भूमि स्वामी, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा 216। 216 216 बोला है कि अगर कोई कंपनसेशन जो है नहीं मिलता है तो इसको एज अ लैंड रेवेन्यू भी लिया जाएगा। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है नहीं उतने, ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर समझाने के लिए बस बता दे रही हूँ, इससे क्वेश्चंस एकदम ज़्यादा नहीं आएंगे, जो मैं अभी ये लिखवा रही हूँ, ठीक है, जो इस डॉक्यूमेंट में है, जो इस नोट्स में है, उसी से क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट मैं सिर्फ हेडिंग लिखवा दे रही हूँ ताकि आपको प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ आए। क्लियर। तो रिकवरी ऑफ कंपनसेशन एज ए लैंड रेवेन्यू इसे रिकवर किया जाएगा। देन आता है हमारा 217 कि जब तक कंसोलिडेशन का प्रोसेस चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, सस्पेंशन हो जाएगा किसका, पार्टीशन, ठीक है, प्रोसीडिंग का सस्पेंशन कर दिया जाएगा, है कि नहीं। इसके पीछे लॉजिक समझ रहे हैं, जैसे आपका एक ये लैंड है, ठीक है, इसमें बंटवारा होना है, ठीक है, ये लैंड है, इसमें हमें क्या करना है, बंटवारा करना है और इस लैंड को आप बाजू वाले लैंड से आप एक्सचेंज करवाना चाह रहे हो, मतलब अपने ये वाले लैंड को किसी और लैंड से आप एक्सचेंज कराना चाह रहे हो, तो जब ये लैंड आ जाएगा, आपका हो जाएगा, तो आपको जगह और मिल जाएगी, तो पार्टीशन फिर उस हिसाब से होगा, है ना। इसी वजह से पार्टीशन की प्रोसीडिंग को क्या करके रखा गया है, उस बीच में सस्पेंड करके रखा गया है। ओके। देन उसके बाद आ जाता है हमारा 218। 218 ये बात करता है कि जो भी ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी की, जब भी एप्लीकेशन ऑफ कंसोलिडेशन आपको दे दिया जाएगा, तो ट्रांसफ़र जो होगा वो कोई ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, सेम है, यही पार्टीशन है, और ट्रांसफ़र भी मना रहेगा, ट्रांसफ़र इज ऑल्सो सस्पेंडेड, ठीक, ठीक, सस्पेंडेड रहेगा, वो नहीं कर सकते, किसी का भी किसी को बेच नहीं सकते जब तक कि कंसोलिडेशन का काम चलेगा। देन उसके बाद आता है 219। 219 ये बोलता है कि राइट ऑफ भूमि स्वामी क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट ऑफ भूमि स्वामी कंसोलिडेशन के बाद भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसका वही अधिकार रहेगा अपने लैंड पे जो उसका पहले के लैंड पे था, सेम आफ्टर कंसोलिडेशन। क्लियर। देन उसके बाद आता है 220। 220 क्या बात करता है, एनकम्बरेंस ऑफ भूमि स्वामी, एनकम्बरेंस ऑफ भूमि स्वामीज। अगर कोई भी जो लैंड थी, ठीक है, भूमि स्वामी की लैंड थी जो स्कीम में एक्सचेंज हुई है, उसमें अगर लीज था, मॉर्गेज था, ठीक है, या फिर कुछ भी उसमें एनकम्बरेंस कोई भी भार उसमें अटैच था, तो वो भी जब नया लैंड उसके पास जाएगा तो वो उसमें अटैच हो जाएगा। क्लियर है, उसी में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 221 में बोला है कि पावर टू मेक रूल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सारे चीज़ों के लिए बना सकता है रूल। क्लियर। देन इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 16, दैट इज विलेज ऑफिसर्स। विलेज में किस टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, विलेज में दो टाइप के ऑफिसर होते हैं, एक होता है आपका पटेल और एक होता है आपका कोतवाल, ठीक है। वो किसके लिए होते हैं, वो लोग विलेज मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहला बोला है विलेज, 222 में बताया है कि विलेज में एक क्या होगा, पटेल होगा, ठीक है, एक पटेल होगा, किसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको कलेक्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है। और उस जहाँ एक से ज़्यादा पटेल हैं तो कलेक्टर जो है उनको उनके हिसाब से काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा रिम्यूनरेशन, इनको क्या सैलरी दी जाएगी, तो जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे, जो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट फिक्स बाई कलेक्टर फिक्स करेगा, ठीक है। देन आता है ड्यूटीज़ क्या होंगी, पटेल की ड्यूटीज़ क्या होंगी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, है ना, डिपो, और वो कलेक्ट करके किस में डालना, ग्राम कोष में, विलेज फंड में,
कलेक्शन चार्जेस के बाद, और गवर्नमेंट ट्रेजरी में कलेक्शन चार्जेस और अदर ड्यूज को गवर्नमेंट ट्रेजरी में डालना, है ना। और विलेज की कंडीशन के बारे में कलेक्टर को इन्फॉर्म करना, और कहीं पे क्या एनक्रोचमेंट जो होता है, वेस्ट लैंड में कब्जा होता है, ठीक है, विलेज रोड्स में होता है, पाथवेज में होता है, उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। सर्वे स्टेशन बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना, ये हमने पढ़ा है चैप्टर 10 में, हमने पढ़ा है बाउंड्री मार्क्स को कौन मेंटेन करता है, पटेल मेंटेन करता है, ठीक है। फिर सैनिटेशन ऑफ विलेज को मेंटेन करके रखना, और अनऑथराइज कटिंग और रिमूवल ऑफ मिनरल्स को भी दूर रखना, ठीक है, बचा के रखना। फिर उसके बाद क्या बोला है, और उसके ड्यूटीज़ क्या होंगी, कोतवार को सुपरवाइज करना, कोतवार के एब्सेंस और मिसकंडक्ट को अथॉरिटीज़ को बताना, कोतवार अपनी ड्यूटीज सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये बात बताना, ठीक है। और उसके ऊपर एडिशनल जो भी ड्यूटीज होंगी वो सारी होंगी, ठीक। ड्यूटीज जो है इसके अंदर दी जाएगी वो ऐसा अगर मतलब 225 में बोला है कि अगर कोई पब्लिक ड्यूटी है जो कि लैंडलॉर्ड या उसके मैनेजर या एजेंट को दी गई है, ठीक है, तो वो ड्यूटी भी पटेल को ही अप्लाई होगी, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। और हाउ एवर दिस डज नॉट एक्सेम्प्ट लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल ड्यूटीज, ओके। देन आता है हमारा 226। 226 क्या बोलता है, पटेल को कौन निकाला जाएगा, कलेक्टर जो है निकाल सकता है पटेल को, ठीक है। और पटेल की पनिशमेंट क्या होगी, अगर कोई वो नेग्लिजेंसी करता है तो उसको तहसीलदार देगा पनिशमेंट, फाइन कितना देगा, 1000 तक का, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक का। और एक आता है हमारा 228 सब्सटीट्यूट पटेल, अगर जो कोई पटेल है वो टेम्पररी अनअवेलेबल है तो एसडीओ इसमें अपॉइंट करेगा, नॉर्मल पटेल को कलेक्टर अपॉइंट करेगा, रिमूव तहसीलदार करेगा, और सब्सटीट्यूट पटेल एसडीओ अपॉइंट करेगा, ठीक है, कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, है ना। उसके पास सेम अथॉरिटी होगी जैसे कि एक पटेल की होती है, ओके। देन आता है हमारा 229 कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये ड्यूटीज़ जो होगी पटेल की वो किसी और को भी दे सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ड्यूटीज़ किसी और को भी दे सकती है। देन आता है हमारा बी कोतवार। कोतवार क्या मतलब क्या होता है, कोतवार का मतलब होता है कि एक विलेज वॉचमैन, ठीक है, चौकीदार, कोतवार वही होता है, ठीक है। मध्य भारत में देखिए इसे चौकीदार बोला जाता है, पुलिस चौकीदार द्वारा किया जाता था, भोपाल सिरौंज में इसे कोतवार बोला गया है विलेज वॉचमैन को, और विंध्य प्रदेश में चौकीदार को एज ए कोतवार अब माना गया है, क्लियर। तो कोतवार जो होंगे इसको हर एक विलेज के लिए जो है या ग्रुप ऑफ विलेज के लिए एक कोतवार होगा, ठीक है, कोतवार होगा। फिर उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है फिक्स करेगी कितनी सैलरी होनी है। रेम्यूनरेशन जो है रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है लेकिन नॉट बिफोर 1 मार्च 1982, क्लियर, ये बोला है, यहाँ तक है। फिर इसमें एक और चैप्टर हुआ करता था ग्राम सभा का, जो कि हमारा 2022 का अमेंडमेंट जो कि था 4 मई 2022, उससे वो हट गया है, ठीक है। मेजर चीज़ें हटी हैं, याद रखिएगा, ग्राम सभा हट गया है, और तुम्हारा ये भी हट गया ऑक्यूपेंसी टेनेंट, जो बहुत बड़ा मेजर अमेंडमेंट था 2022 का था, ठीक है। इसमें सेटलमेंट ऑफिसर्स हो गए, बहुत सारे ऑफिसर्स का नाम चेंज हो गया, उनका काम चेंज हो गया, बहुत सारा उसमें चेंजेस आए थे, क्लियर। देन आ जाता है हमारा चैप्टर 18, दैट विल बी आवर लास्ट चैप्टर। चैप्टर 18 हमारा क्या बोलता है, सबसे पहला राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड और उसका प्रोड्यूस, ठीक है, उसमें किसके अधिकार होंगे उस बारे में बात करता है। 233 में बोला है कि हर विलेज जो होगा एक अनऑक्यूपाइड लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, अनऑक्यूपाइड का मेंटेन करके रखेगा और उसका एक सेपरेट लिस्ट बनाएगा, ठीक। और उसमें क्या करेगा वो, कुछ लैंड को जो निस्तार पत्रक के लिए अलग है उसको अलग कर देगा, क्लियर। फिर उसके बाद 234 बोलता है कि एक निस्तार पत्रक बनाया जाए। निस्तार पत्रक क्या होता है, आप लोग सुने होंगे, निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज। निस्तार पत्रक मतलब ये होता है कि जो अनऑक्यूपाइड लैंड होते हैं उसको किस तरीके से यूज में लाया जाए, ठीक है, ये लिस्ट बनती है कि इसका क्या क्या यूज किया जा सकता है, तो वो कहलाता है निस्तार पत्रक, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट बनाई जाती है। निस्तार पत्रक इज अ डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द यूसेज ऑफ अनऑक्यूपाइड लैंड इन विलेज। एसडीओ जो है बनाता है, कौन बनाता है, एसडीओ बनाता है। ड्राफ्ट जो है पहले विलेज में दिखाई जाएगी, फिर ग्राम सभा जो है उसको फाइनलाइज करता है। एक कॉपी ग्राम पंचायत ऑफिस में रखी जाएगी। ग्राम सभा जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसमें अमेंडमेंट भी ला सकता है विथ कलेक्टर अप्रूवल, ठीक है। इससे एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क
होता है विलेज का। देन उसके बाद 235 में आता है कंटेंट्स ऑफ निस्तार पत्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, निस्तार पत्रक बनाता कौन है, होता क्या है, इसके कंटेंट्स कहाँ दिए हुए हैं, ये सेक्शन भी आप लोग को इंपॉर्टेंट याद रखनी है। निस्तार पत्रक के कंटेंट्स क्या होंगे कि ग्रेजिंग, कहाँ आप चराएंगे, ये सारे के टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाएंगे। ठीक है, कितना लिमिट तक का वुड टिम्बर फ्यूल फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या होगी। जैसे आपको हरे पेड़ का कुछ भी नहीं काटना है, आप सिर्फ सूखे सूखे पेड़ जो गिरे हुए हैं उसी को काट सकेंगे, है ना। ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस लगाए जाएंगे। मिनरल्स के लिए भी कंडीशंस लगाए जाएंगे। कैटल ग्रेजिंग के लिए रूल्स बनाया जाएगा, और अदर मैटर्स के लिए भी रूल्स बनाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इससे ये क्यों रखा गया है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए ये रूल्स रखे गए हैं, ताकि कभी हमारा कमी ना हो। क्योंकि लोग तो आप जानते हैं, अगर मिल रहा है तो लूटो लूटो वाला सीन हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही इसे लिमिट रखी गई है सब चीज़ की। क्लियर? देन आता है 236 स्पेशल प्रोविजन ऑफ निस्तार पत्रक। कलेक्टर जो है, ठीक है, क्या करेगा, फ्री ग्रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कैटल की फ्री ग्रेजिंग, फ्री रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर होम यूज, माइनर मिनरल्स आर जेन्युइन पर्सनल यूज, ठीक है, और कंसेशन फॉर विलेज क्राफ्ट्समैन। ये कलेक्टर जो है स्पेशल दे सकता है, कुछ लोगों को स्पेशल दे सकता है। ठीक है, क्यों देगा, ये प्रोटेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ विलेजेस। मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे ट्राइबल वगैरह में, ट्राइबल में हमने पढ़ा है ना कि फॉरेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं उनका, वो लोग अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं उतना। ठीक है, तो वो इसी से है। क्लियर? देन आता है हमारा 237। 237 क्या बोलता है, इसके लिए सेट अपार्ट करना, मतलब कुछ लैंड को वो सेट अपार्ट करके रखेंगे। कौन करेंगे, कलेक्टर करेंगे। काहे के लिए, टिम्बर और फ्यूल रिजर्व्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ठीक है, ब्यूरियल के लिए, एक मुक्तिधाम के लिए, जैसे विलेज सेटलमेंट के लिए गौठान जो होता है ना गाय वाय रखने का, उसके लिए, है ना। ये सारी चीज़ों के लिए कलेक्टर जो है स्पेसिफिक अलग से रख सकता है। क्लियर? ठीक। है ना, ये है। फिर उसके बाद 238 में आ जाइए आप लोग। 238 बोलता है कि वेस्ट लैंड किसी और विलेज के, बाजू वाला विलेज है वहाँ पे, अगर हमारे गांव का वेस्ट लैंड जो है हमको कम पड़ रहा है, हमारा कम पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ की घास खत्म हो गई या कुछ कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले गांव से क्या कर सकते हैं, एक वेस्ट लैंड हम अपने लिए, कलेक्टर जो है करेगा उसका इंतज़ाम। ठीक है, कलेक्टर जो है दूसरे जगह पे वेस्टलैंड का इंतजाम करेगा, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी गायों को उस गांव में ले जाके आप चरा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ तक के आने जाने के लिए आपको रास्ता भी वो देगा, और उसके लिए ताकि इनकन्वीनियंस ना हो, होस्ट विलेज को इनकन्वीनियंस ना हो, ऐसा रूट वो देगा। क्लियर? ठीक। फिर 239 हमारा बोलता है कि कोई भी जो अनऑक्यूपाइड लैंड है उसमें अगर कोई ट्रीज है, ठीक है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज है, तो वो उसके लिए भी गवर्नमेंट की होगी। पहले तो ये है, पर्सन जो है फ्रूट बियरिंग ट्रीज जो अगर उसमें रखा है तो वो राइट उस पर रख सकते हैं, उस ट्रीज पे अपनी राइट रख सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है परमिट करेगी इंडिविजुअल्स को कि वो उस लैंड पे प्लांट लगाएं। ठीक है, परमिट जो है वो इशू किया जाएगा, बट लैंड किसका होगा, हमेशा गवर्नमेंट का। ठीक है, और इसका अगर वायलेशन करते हैं आप, परमिट का वायलेशन करते हैं, तो आपका जो भी दिया जाएगा परमिशन वो कैंसिल हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल बना सकती है। ठीक है, ये बोला गया है। काहे के लिए ये फॉरेस्टेशन, उसके लिए क्या बोलेंगे, आपका फॉरेस्टेशन एनकरेज करने के लिए फॉरेस्टेशन। ठीक। देन 240 बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ऑफ सर्टेन ट्रीज। जैसे हमारे कुछ टिम्बर ट्रीज हैं, सागौन के पेड़ हैं, ठीक है, जो कम हो रहे हैं अगर, तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है मना कर सकती है कि कुछ ट्रीज को आप नहीं काटोगे, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, या फिर टिम्बर एक्सट्रैक्शन को भी उसके लिए रूल्स वो ला सकती है। ठीक। देन 241 टिम्बर थेफ्ट, लकड़ी की चोरी बहुत होती है। ठीक है, आप बस्तर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे बड़े बड़े सागौन के पेड़ हैं, वहाँ से लोग बहुत चोरियाँ करते हैं। मेरे अभी का मुझे आइडिया नहीं है, बट पहले बहुत मैंने सुना है इस बारे में। ठीक है, कि लकड़ियाँ चोरी होती थी, तो गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड एरियाज कर देगा। ठीक है, कुछ एरिया को क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा, नोटिफाई कर देगा। ठीक है, और सेलिंग जो होगा उसमें बिना परमिशन के आप उसको सेल नहीं कर सकते, उस लकड़ियों को। अगर आप किसी भी चीज़ का वायलेट करते हो तो 25
1000 प्लस आप जितना भी लकड़ी रखे हो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए 2 क्यूबिक मीटर पर ईयर अलाउड है विथ प्रायर इंटीमेशन, आपको पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को। देन आ जाता है हमारा 242 वाजिबुल अर्ज। वाजिबुल अर्ज भी कौन बनाता है? एसडीओ बनाता है। ठीक है, इसमें क्या है? कस्टमरी राइट से रिलेटेड है। क्या कस्टमरी राइट्स है? इरिगेशन, पैसेज, ईजमेंट, फिशिंग राइट, ये सारा हम कहीं पे करते आ रहे हैं पुराना। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक वाजिबुल अर्ज बनाया जाएगा कि जैसे इसका मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ कि हमारा जो खेत है, ठीक है, उसमें एक नहर से पानी आ रहा है। ठीक है, वो नहर से पानी आ रहा है, अब उस नहर के पानी को अगर कोई रोक देता है, ये कस्टम है, कई सालों से उस नहर से पानी आ रहा है, तो हम उस नहर के पानी से ही इरिगेशन करते हैं। ये हमारा जो लिस्ट होगा, ये हमारा वाजिबुल अर्ज होगा। अब इसको कोई अगर रोकता है या कुछ करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक्शन लेगी। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है पब्लिश किया जाएगा पब्लिकली। इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट में 1 साल के अंदर अंदर इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। एसडीओ जो है इसको मॉडिफाई कर सकेगी कोर्ट ऑर्डर से या म्यूचुअल अग्रीमेंट से। ठीक है, इसमें जो ट्रेडिशनल विलेज राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखने की बात की हुई। ठीक, देन आ जाता है हमारा रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आबादी लैंड। 243 ये बोलता है अगर जो है आबादी लैंड जो है इनसफिशिएंट है तो कलेक्टर क्या करेगा? एक और लैंड जो है अनऑक्यूपाइड विलेज में, ठीक है, अनऑक्यूपाइड लैंड्स है विलेज में बहुत सारे, तो उसमें से किसी और लैंड को वो डिक्लेयर कर देगा कि ये भी अब आबादी लैंड होगी। ठीक है, ये बोला गया है। ओके, देन ग्राम पंचायत इसको करेगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पोजिंग आबादी साइड्स। इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। 245 भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 247 इंपॉर्टेंट है कि सारे मिनरल्स और माइंस और क्वेरीज का किसके पास रहेगा? ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई अनऑथराइज्ड माइनिंग करता है या फिर बिना परमिशन के निकालता है तो उसको अप टू ट्वाइस मार्केट वैल्यू ऑफ मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड और 25,000, जो भी हायर होगा उतना उसको पेनाल्टी लगेगी। क्लियर? देन आता है अनऑथराइज पोजेशन ऑफ लैंड। कोई भी पर्सन जो अनऑक्यूपाइड लैंड, आबादी लैंड या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बिना ऑथराइजेशन के अगर रख लेता है उसको तहसीलदार निकालेगा और उसको 25,000 का फाइन लगाएगा। ठीक है, और अगर वो डेली उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है, वो उस पर जमा रहता है, तो उसको डेली बेसिस पे भी उस पर फाइन लगेंगे। ठीक है, और फोर्सिबली रिमूव्ड, उसे फोर्सिबली रिमूव भी किया जा सकेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, डेली बेसिस पे इस पे कितना फाइन लगेगा? इस पे आपका डेली बेसिस पे 200 फाइन लगेगा, है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला है? ग्राम पंचायत इसमें कर सकती है, उसमें 30 दिन के अंदर अंदर तहसीलदार को एक्ट करना होगा। रिपीट ऑफेंडर्स हैं तो 15 डेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंस एंड 3 मंथ्स फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, उनको जेल भी होगी। विमेन इसमें अरेस्ट नहीं की जा सकेगी। ठीक है, विमेन को इसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद बोला है 249 में कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी कहाँ का फिशिंग का ऐसा करना है, हंटिंग कैसे करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को आपको कैसे निकालना है। क्लियर? फिर उसके बाद आएगा हमारा 270, सॉरी 250। 250 में क्या बोला है? प्रोटेक्शन ऑफ भूमि स्वामी फ्रॉम इलीगल डिस्पोजेशन। ठीक है, भूमि स्वामी का प्रोटेक्शन। भूमि स्वामी जो होगा, जो अपने लैंड से अनलॉफुल तरीके से उसे निकाला गया है, वो रीस्टोर करने के लिए अप्लाई कर सकता है। तहसीलदार जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको पर हेक्टेयर पे 1000 रुपीज अवार्ड करेगा। क्लियर? अगर इंटरिम ऑर्डर पास कर चुका है और अपोजिट पार्टी को क्या देना पड़ेगा? एक बॉन्ड देना पड़ेगा कि वो आगे से जाके इस पे कब्जा नहीं करेंगी, है ना, और इस पे 10,000 तक का फाइन जो है लगाया जाएगा इलीगल डिस्पोजेशन के लिए। क्लियर है? ओके, देन आता है हमारा 250A, कन्फाइनमेंट इन सिविल प्रिजन और फेलियर। 250A ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो है कंटिन्यूज इन अनऑथराइज्ड
कंटिन्यूज इन अनऑथराइज्ड पोजेशन, ठीक है। सेक्शन 250 ये क्या बोलता है, कन्फाइनमेंट उसको कर देंगे सिविल प्रिजन में, उसको दे दिया जाएगा अगर वो उसके बाद भी वहाँ पे रह रहा है तो 7 दिन से ज़्यादा, जिस दिन उसका डेट आ चुका है ऑर्डर का उसके बाद 7 दिन से अगर वो ज़्यादा रह रहा है और खाली नहीं कर रहा है तो उसको सिविल प्रिजन में रखा जाएगा। ये 250A बोलता है। क्यों बोला गया है, ताकि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट किया जा सके, ठीक। फिर अगर वो 7 दिन से ज़्यादा रहता है तो एसडीओ जो है एक्शन लेगा, ठीक है। पहले तो 7 दिन तक के वो नहीं करता है तो एसडीओ जो है एक्शन लेगा। अगर पहली बार किया है तो उसको क्या करेगा, वो सिविल प्रिजन में 15 दिन के लिए रखेगा जेल में, और अगर वो वापस करता है तो 3 महीने के लिए रखेगा, ठीक है। दोबारा किया हुआ है तो 3 महीने के लिए रखेगा। क्लियर है। इम्प्रिजनमेंट के पहले इंडिविजुअल को एक नोटिस भेजा जाएगा कि वो एसडीओ के सामने अपेयर होए और उसको बताए कि वो उनको क्यों नहीं रखा जाए जेल में, ठीक है। अगर जो है लैंड जो है विकेट कर देता है ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, खाली कर देता है, तो एसडीओ क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इसमें विमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है। देन इसके बाद आता है रूल मेकिंग पावर। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी। ये एक छोटा सा चार्ट है, ये कैसे काम करता है वही बताया गया है, ठीक है। देन 250B, 250 में क्या बोल रहा है, अगर जो है जहाँ पे अलॉटी है वो अनएबल टू टेक एक्चुअल पोजेशन ड्यू टू अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर, तो ये जो है लीगल रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, कैसे, तहसीलदार की हेल्प लेके, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट भी है और इसमें इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी है अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो, ठीक है। फिर इसमें अलॉटी का क्या है, राइट, इफ पर्सन हैज बिन अलॉटेड लैंड एज भूमि स्वामी और गवर्नमेंट लेसी बट कैन नॉट टेक पोजेशन, तो वो तहसीलदार को बोल सकते हैं हेल्प के लिए। अब अथॉरिटी ऑफ तहसीलदार क्या होगा, एप्लीकेशन के बाद तहसीलदार एक रिटन ऑर्डर भेजेगा, ठीक है। पर्सन इलीगली ऑक्यूपाइंग द लैंड, उसको तुरंत तुरंत खाली करना है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो रिमूव करेगा ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर तहसीलदार जो है इसके लिए पुलिस फोर्स का भी यूज कर सकता है। पनिशमेंट याद रखिएगा, 3 साल तक की सज़ा है, अमाउंट बताया नहीं है, कंटिन्यूइंग है तो 500 रुपये पर डे पे उस पर लगेगा। ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। फिर सारे जो टैंक्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, ये बोला गया है। कलेक्टर जो इसके लिए इंक्वायरी वगैरह कर सकता है, ठीक है। अच्छा, कंपनसेशन, अगर कोई पर्सन जो है होल्ड करता है एनी इंटरेस्ट अदर देन द इरिगेशन और निस्तार राइट, दे कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर 4 years, ठीक है। 15 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू उसको कंपनसेशन मिलेगा। फिर अगर टैंक के आसपास जो है कोई ट्रीज है तो इसमें ये किसकी होंगी, ये भी एज अ अनऑक्यूपाइड लैंड का पार्ट माने जाएंगे। देन स्टेट गवर्नमेंट जो इसके लिए भी यूज़ के लिए किस तरीके से करना है वो सब निकाल सकता है। देन 253 बोला है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है, अनऑथराइज रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर कस्टमरी राइट, तो 25,000 का फाइन। आप लोग ध्यान रखिएगा, 25,000 का फाइन कौन लगा रहा है, एसडीओ, ठीक है। ठीक है, ये सब उतना है नहीं। देन आता है हमारा चैप्टर 19, ये है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या बोला है, सारे जो इंस्पेक्शन हो, मतलब पब्लिक एक्सेस होंगे सारे को, पब्लिक जो है कभी भी इंस्पेक्ट कर सकेगी, किसको किसको, मैप्स और लैंड रिकॉर्ड्स को, ठीक है। 256 हमारी ये बात करता है। देन उसके बाद 257 क्या बोलता है कि सिविल कोर्ट जो है सूट और एप्लीकेशन जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी से रिलेटेड है उसको वो ट्राई नहीं करेंगी, ठीक है, ठीक है। यही बोला है, अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है। स्पेसिफिक मैटर्स के बारे में दिया है, इसमें स्पेसिफिक मैटर्स है जिसमें सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, ठीक, ये बताया है उतना। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन एकदम अंदर से नहीं आते, प्री लेवल के बेसिस पे पढ़ा रही हूँ ना, जब हम इसको अपनी क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से एक एक सेक्शन डील करेंगे, ठीक है। आप लोग को पूरा मतलब इतना अच्छा लगेगा CGLRC की, वाह इतना इजी, इतना एकदम अच्छे से याद रहेगा ये चीज़, ठीक। देन उसके बाद आप लोग सीधा आ जाइए इसके लिए रूल्स कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ दिया है 258, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी आपको उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सीधा आप लोग इसमें आ जाइए 262 ट्रांजिटरी प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, ये पूछा गया है, 1-2 एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। ट्रांजिटरी प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, बस डायरेक्ट। फिर उसके बाद अगर कोई डिफ़िकल्टीज अराइज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसको ठीक कर दे, ठीक है। और कोर्ट जो है जो डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लैंड रखते हैं तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा।
क्लियर है यहाँ तक का? तो यहाँ पे हमारा CGLRC जो है हमारा ख़त्म होता है और हमारी लोकल टेस्ट सीरीज़ भी सॉरी लोकल लॉज की जो भी सीरीज़ है वो भी ख़त्म होती है। ठीक है, कोई भी आप लोग को इससे रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको इसके बिल्कुल ये जब पार्ट 3 आप देखेंगे उस समय तक के आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा नोट्स। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करिए, है ना। मई के बाद हम प्रॉपर क्लास हम लाएंगे, हर सब्जेक्ट वाइज क्लास लाएंगे, एंड आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल ऐप डाउनलोड करके रखिए ताकि उसमें आप लोग टेस्ट सीरीज कम से कम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है, सारे लोगों को ज़रूरत होगी। ठीक है, लोकल लॉज की ज़रूरत होगी, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए ताकि हम और इनकरेज रहें और जो भी हम दें अपने तरफ से बेटर दे सके आपको। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।